देखिए बच्चों, ये जो ऑनलाइन क्लासेज हैं इनका संचालन साइंस गुरुकुल नारायणपुर के द्वारा किया जा रहा है। कोरोना के कारण विद्यालय बंद होने से आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, इसलिए हम इन क्लासों का, इन ऑनलाइन क्लासेज का आयोजन कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि आप घर पे रहकर अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रख सकें, आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। ये क्लास हमारे YouTube चैनल साइंस गुरुकुल नारायणपुर या केमिस्ट्री गुरुकुल नारायणपुर पर आपको प्राप्त हो सकेगी। आपको साइंस गुरुकुल नारायणपुर या केमिस्ट्री गुरुकुल नारायणपुर चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जब आप इसकी वीडियो को देखेंगे तो YouTube चैनल पर जब वीडियो को देखते समय नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में एक साइन आएगा घंटी का, उस घंटी के बटन को दबाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि नया वीडियो आया है, उसको आपको देखना है। इस चैनल पर आपको कृषि रसायन विज्ञान और क्लास 10 की जो विज्ञान है और क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, समझ गए, क्लास 10 की विज्ञान, क्लास 11 केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 एजी एग्री केमिस्ट्री, कृषि रसायन विज्ञान से संबंधित वीडियो प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना है ताकि वो भी घर पे बैठ कर के और हमारे साइंस गुरुकुल के द्वारा जो ये क्लासें आयोजित की जा रही हैं उसका लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मृदा, खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। यानी ये जो चैप्टर है एक तरह से मृदा विज्ञान से संबंधित है, सॉइल साइंस का चैप्टर है। किसका चैप्टर है ये? मृदा विज्ञान का। और ये बिल्कुल सरल चैप्टर है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। बच्चों, आपने 11वीं में जो रसायन विज्ञान पढ़ी थी उससे सरल रसायन विज्ञान है आपकी 12वीं क्लास की। अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा और ध्यान से इस वीडियो को देखा तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से, ये टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और लगातार देखना है। ठीक है, सभी वीडियो को अगर आप देखते रहे तो आप आसानी से समझ जाएंगे, आपको ये बहुत सरल लगेगा। तो इसमें पहले देखते हैं हम मृदा विज्ञान के जनक की बात करें। देखो, ये मृदा विज्ञान का ही चैप्टर है और मृदा विज्ञान के जनक कौन है? वी डोकुचेव। मृदा विज्ञान के जनक किनको माना गया है? वी डोकुचेव। ये नाम पता होना चाहिए सबको। मृदा विज्ञान के जनक कौन हैं? वी डोकुचेव। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि मृदा विज्ञान के जनक का नाम लिखिए, तो कौन है? फादर्स ऑफ सॉइल साइंस, वी डोकुचेव। अब मृदा क्या होती है? देखो, मृदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मृदा को अंग्रेजी में? सॉइल। क्या कहते हैं? सॉइल। मृदा को अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल। और ये जो सॉइल शब्द है वो कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के शब्द सोलम से। कहाँ से आया? सोलम। और सोलम को हिंदी में बोलते हैं क्या?
फर्श। सोलम का हिंदी अर्थ क्या है? फर्श। ठीक है, तो मृदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉइल। और सॉइल शब्द कहाँ से आया? लैटिन भाषा के सोलम से। और सोलम का हिंदी अर्थ क्या है? फर्श। यानी जैसे हमारे घर की फर्श होती है, अपने कमरे का सबसे ऊपरी परत क्या है? फर्श होती है ना। उसी तरह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? मृदा। मृदा हमारे पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत है, यानी ये पृथ्वी की क्या है? फर्श होती है, फ्लोर होता है। फर्श का मतलब फ्लोर। तो मृदा जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। जैसे हमारे कमरे की, घर के कमरे की सबसे ऊपरी परत उसकी फर्श होती है, उसी तरह हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? मृदा है। तो ये ध्यान रखेंगे। मृदा का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के अपक्षय से। चट्टानें अपक्षय होती हैं। अपक्षय का मतलब विखंडित होती हैं, टूटती हैं। चट्टानें धीरे धीरे टूटती रहती हैं, पानी के द्वारा या फिर ताप के द्वारा या फिर वायु के द्वारा चट्टानें क्या करती रहती हैं? टूटती रहती हैं। टूट करके वो छोटे छोटे कणों में यानी मृदा में परिवर्तित होती जाती हैं। तो मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से होता है। या हम कह सकते हैं चट्टानें जो हैं मृदा के क्या हैं? पैतृक पदार्थ। देखो इनका निर्माण किससे होता है? चट्टानों के अपक्षय से। और चट्टानें जो है ना, क्योंकि चट्टानों से बन रही है, यानी चट्टानें मृदा के क्या हैं? पैतृक पदार्थ हैं। क्या हैं? पैतृक पदार्थ, माता पिता हैं। ठीक है, चट्टानें जो हैं मृदा के पैतृक पदार्थ हैं, यानी चट्टानें मृदा के माता पिता हैं। चट्टानों से ही मृदा बनती है, ये ध्यान रखेंगे। और मृदा में विभिन्न प्रकार के जीवाश्म और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या है? जीवाश्म का मतलब क्या है? जंतु और पादपों के अंश होते हैं। जैसे वनस्पति के पेड़ पौधे जो हैं, उनकी पत्तियां, पेड़ पौधे सड़ते, पत्तियां वगैरह गिरती रहती हैं मृदा के अंदर, वो सड़ती गलती रहती हैं मृदा के अंदर। इसके अलावा जो जीव होते हैं, जीवों के अंश भी मृदा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो मृदा में जीवाश्म भी पाए जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। मृदा क्या है? एक त्रिविम प्राकृतिक पिंड होती है। मृदा को क्या कहते हैं अपन? त्रिविम प्राकृतिक पिंड। यानी मृदा की लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों होती है। त्रिविम का मतलब मृदा की लंबाई भी होती है, मृदा की चौड़ाई भी होती है और मृदा की गहराई भी होती है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों होती है उसका मतलब त्रिविम। तो मृदा कैसा पिंड है? त्रिविम प्राकृतिक पिंड होती है मृदा। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों होती है। क्लियर? तो ये बातें ध्यान रखनी है मृदा के विषय में। पहली बात तो मृदा विज्ञान के जनक कौन है? वी लोकुचेव, सबको पता होना चाहिए। दूसरी बात, मृदा यानी सोइल शब्द कहाँ से आया? लैटिन भाषा के शब्द सोलम से, और जिसका मतलब क्या होता है? फर्श। यानी मृदा क्या है? पृथ्वी की फर्श होती है, सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है, मृदा कैसा पिंड है? एक त्रिविम प्राकृतिक पिंड। कैसा पिंड है मृदा? मृदा एक त्रिविम प्राकृतिक पिंड होती है। मृदा किससे बनती है? चट्टानों के अपक्षय से। चट्टानें अपक्षय होती हैं, चट्टानें टूटती हैं और उससे किसका निर्माण हो जाता है? मृदा का। मृदा में जीवाश्म पाए जाते हैं और मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर? अब मृदा के कार्य क्या हैं? क्या कार्य करती है मृदा, उसको देखेंगे हम। पहले आप इन सब को अपनी नोटबुक में क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अब बात करते हैं हम मृदा के कार्य। मृदा क्या कार्य करती है? देखो, मृदा की बात करें तो मृदा वायुमंडल और भूपर्पटी के बीच आंतरिक सतह होती है। कैसे? जैसे ये तो है नीचे, तो मान लीजिए तो ये है भूपर्पटी या भूपपड़ी। ठीक है,
और इसके ऊपर होती है मृदा, और यहाँ पर क्या है, मृदा से ऊपर क्या है, वायुमंडल। ठीक है, ये भूपर्पटी, ये वायुमंडल, और ये क्या है, मृदा। तो मृदा वायुमंडल और भूपपड़ी के बीच की आंतरिक सतह होती है। इन दोनों को अलग करती है कौन, मृदा। वायुमंडल को और भूपर्पटी को कौन अलग कर रही है, मृदा अलग कर रही है। इन दोनों के बीच आंतरिक सतह का काम करती है कौन, मृदा। ठीक है, और क्या, देखिए ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये सब कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर हैं ये, मृदा में। पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं पेड़ पौधे, मृदा में पाए जाते हैं। या हम कह सकते हैं क्या कि यह पौधों के लिए आधार प्रदान करती है कौन, मृदा। मृदा पौधों के लिए बेस है। मृदा के ऊपर पौधे या पेड़ क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं, मृदा के ऊपर ही तो रहते हैं ये। तो मृदा इनके लिए किसका काम करती है, आधार का काम करती है, बेस का काम करती है, किसके लिए, पौधों के लिए। इसके अलावा मृदा ही पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, पौधों के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, जैसे पानी चाहिए, खनिज लवण चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मृदा से ही प्राप्त होती हैं पौधों को। ठीक है, तो तीसरी बात क्या, कि मृदा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व क्या करती है, प्रदान करती है। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मृदा पर रहते हैं। मृदा उनके लिए क्या है, प्राकृतिक निवास स्थान है। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मृदा पर ही अपना बिल बना करके रहते हैं, मृदा के अंदर रहते हैं। तो मृदा विभिन्न जीवों के लिए क्या प्रदान करती है, प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सभी कार्य किसके हैं, मृदा के। पहली बात तो मृदा वायुमंडल और भूपर्पटी के बीच आंतरिक सतह है। दूसरी बात, मृदा पौधों को क्या प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। पौधों को आवश्यक पोषक तत्व भी कौन प्रदान करती है, मृदा ही प्रदान करती है। और विभिन्न जीव कहाँ पर रहते हैं, मृदा पर ही रहते हैं, यानी मृदा उनको प्राकृतिक निवास स्थान उपलब्ध करवाती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब मृदा का अध्ययन कहाँ किया जाता है, मृदा का अध्ययन की बात करें तो मृदा का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है, उनकी बात करते हैं अब हम। तो इसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है नोटबुक में ध्यान से। क्लियर, मृदा का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, मृदा अध्ययन को दो तरीके से किया जाता है। एक को तो कहते हैं हम क्या, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वितरण और मृदा का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। यानी पेडोलॉजी मृदा की उत्पत्ति, वितरण और वर्गीकरण से संबंधित होती है। समझ गए, मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से मृदा का निर्माण हुआ, किस प्रकार से हुआ, मृदा कितने प्रकार की होती हैं, उनका वर्गीकरण, और मृदा का वितरण किस प्रकार से होता है, इन सब बातों का अध्ययन करते हैं किसमें, पेडोलॉजी के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, अपने तीन बातों को ध्यान रखेंगे, उत्पत्ति, वितरण और वर्गीकरण। किसमें किया जाता है इन सब बातों का अध्ययन, पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर। और दूसरी होती है इडेफोलॉजी। क्या है, इडेफोलॉजी, जिसको बोलते हैं मृदा शास्त्र। ठीक है, इसके अंतर भी मृदा के गुणों का अध्ययन करते हैं। किसके संबंध में करते हैं, मृदा के गुणों का अध्ययन करते हैं पौधों की पोषकता और उत्पादकता के संबंध में। यानी पौधों की पोषकता और उत्पादकता के संबंध में मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, इडेफोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, इडेफोलॉजी के अंतर्गत मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है पौधों की पोषकता और उत्पादकता के संबंध में। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे। तो दो तरह से होता है मृदा का अध्ययन, ध्यान रखेंगे, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पेडोलॉजी क्या है, इडेफोलॉजी क्या है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पेडोलॉजी का मतलब मृदा की 3 बातों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी? उत्पत्ति, वितरण और वर्गीकरण, वो तो क्या है? पेडोलॉजी। और इडेफोलॉजी या मृदा शास्त्र के अंदर मृदा के गुणों का अध्ययन करते हैं, पौधों की पोषकता और उत्पादकता के संबंध में। क्लियर? समझ में आ गई? याद हो गया? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब बात करेंगे हम मृदा अवयवों की। मृदा में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? मृदा में अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के अवयव होते हैं मृदा में। मृदा में 50% आयतन तो होता है ठोस पदार्थों का और 50% आयतन होता है द्रव और गैस पदार्थों का। ठीक है, 50% में तो क्या पाए जाते हैं? ठोस पदार्थ, और 50% में ही क्या पाए जाते हैं? द्रव और गैस पदार्थ। ठीक है, मृदा अवयव की बात करें तो मृदा अवयव 2 प्रकार के अवयव हैं, एक तो ठोस और एक होते हैं द्रव या गैस। ठीक है, द्रव या गैस पाए जाते हैं किसमें? रंध्रावकाश में। ठीक है, द्रव और गैस किस में रहते हैं? रंध्रावकाश में। ठोस का आयतन कितना होता है? 50%। और द्रव और गैस का आयतन भी कितना रहता है? 50%। ठीक, 50% ही तो होते हैं ठोस और 50% ही होते हैं द्रव या गैस। अब ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। ठोस भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो होते हैं खनिज पदार्थ और एक होते हैं कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ का परसेंटेज कितना है? 45% होते हैं खनिज पदार्थ और 5% होते हैं कौन से पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और द्रव और गैस या द्रव या गैस की बात करें तो इसमें एक तो होता है द्रव। द्रव का मतलब जल, जो कितना प्रतिशत होता है? 25%। और इधर होता है दूसरा गैस यानी वायु, ये भी कितना प्रतिशत होती है? 25%। ठीक है, 25% ही तो जल होता है, 25% ही वायु होती है। क्लियर हो गई बात? यानी टोटल 4 प्रकार के पदार्थ या 4 प्रकार के अवयव होते हैं मृदा में। ठीक हो गए ना 4 अवयव? कौन कौन हो गए? खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। ये 4 प्रकार के अवयव होते हैं मृदा में। क्लियर? ध्यान रखेंगे, 45% खनिज पदार्थ है, 5% कार्बनिक पदार्थ। जल 25% होता है, वायु भी 25% ही होती है। अगर इसको हम इसका इस तरह दर्शाएं, इसके संगठन को, तो इस तरह दर्शा सकते हैं हम। ठीक है, अब इसमें देखो 50% तो कौन है? ठोस, यानी 50% ठोस, 50% जल और गैस। अब इसमें 50 में भी 25% कौन है? वायु, और 25% जल, यानी ये कितना है? 25%, और ये भी कितना है? 25%। ठीक है, और इधर कौन है? 5% कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कितना है? 5%। ठीक है, और 45% कौन है? खनिज पदार्थ।
खनिज पदार्थ कितना है 45%। ठीक है, ये डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में पूछा जाता है क्या, मृदा का आयतनात्मक संगठन बताइए। तो मृदा का आयतनात्मक संगठन बता देंगे कितना आयतन किसका है। 50% में तो है गैस और जल, जिस 25% वायु है, 25% जल है। ठीक, और 5% है कार्बनिक पदार्थ और 45% कौन है, खनिज पदार्थ। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखेंगे। आप देखो, इनकी बात करें हम खनिज पदार्थ की, तो खनिज पदार्थ जो होते हैं ये निर्भर करते हैं पैतृक पदार्थ पर। खनिज पदार्थों का आकार, खनिज पदार्थों का संगठन, ये किस पर डिपेंड करता है, पैतृक पदार्थ पर। ये किस पर डिपेंड करता है, पैतृक पदार्थ पर। और पैतृक पदार्थ कौन है, चट्टान। यानी खनिज पदार्थ कौन से होंगे मृदा के अंदर, मृदा में कौन से खनिज पदार्थ होंगे, उनका आकार, उनका संगठन क्या होगा, ये निर्भर करता है कि उस मृदा का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से होता है। ठीक, कार्बनिक पदार्थ कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, 5%। और इनका निर्माण होता है वनस्पति और पशुओं के अवशेषों के सड़ने गलने से। वनस्पति जैसे पत्तियां हैं पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों के पत्तियों के सड़ने गलने से, या पशुओं के अवशेष यानी जैसे गोबर है, मलमूत्र है, इनके सड़ने गलने से कोई जंतु मर जाता है तो उसके सड़ने गलने से। ठीक है, किसका निर्माण होता है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। वनस्पति और पशुओं के जो अवशेष हैं उनके सड़ने गलने से बनते हैं कार्बनिक पदार्थ, जो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, 5%। ठीक, जल मृदा में होता है। और जल मृदा में क्या होता है, मृदा में जो अवकाश होते हैं, खाली जगह होते हैं, जो रंध्र अवकाश होते हैं, उनमें पाया जाता है जल। ठीक, जल क्या काम करता है, क्या करता है जल? जल मृदा के अंदर जो खनिज लवण हैं या जो पोषक पदार्थ हैं उनको घोल करके विलयन बना लेता है, और ये विलयन फिर कहाँ जाता है, पौधों के अंदर जाता है। तो जल का काम क्या है, जल जो है मृदा में उपस्थित लवण या पोषक पदार्थों को अपने अंदर घोल करके विलयन बनाता है और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, पौधों तक उन पोषक तत्वों को पहुंचाता है। कौन, जल। जल के द्वारा ही खनिज लवण और अन्य पोषक तत्व मृदा से पौधों के अंदर जाते हैं। ठीक, और वायु, देखो मृदा में जैसे वायुमंडल में वायु होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है मृदा के अंदर। मृदा के अंदर जो अवकाश होते हैं उनमें कौन पाई जाती है, वायु। ठीक है, कौन पाई जाती है, वायु पाई जाती है। वायु उसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है मृदा के अंदर वो वायुमंडल से कम होती है। ठीक है, मृदा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल से क्या होती है, कम होती है। जबकि CO2 की मात्रा वायुमंडल से ज़्यादा होती है। वायुमंडल में CO2 कितनी होती है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा होती है 0.03%, जबकि मृदा में CO2 कितनी होती है, 0.3%। ठीक है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है, जबकि मृदा के अंदर CO2 की मात्रा होती है 0.3%। यानी मृदा में CO2 की मात्रा वायुमंडल से क्या है, ज़्यादा है। ये ध्यान रखेंगे आप। समझ में आ गई बात? तो ये सभी मृदा के क्या हैं, अवयव। ध्यान रखेंगे, मृदा में मुख्य रूप से 4 प्रकार के अवयव होते हैं। खनिज पदार्थ 45%, कार्बनिक पदार्थ 5%, जल 25%, वायु 25%। ठीक है, यानी 50% ठोस और 50% द्रव और गैस का आयतन होता है मृदा के अंदर। ये ध्यान रखेंगे, ये डायग्राम ध्यान रखेंगे। आयतनात्मक संगठन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज आपने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा।
ठीक है, इसको शेयर भी करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बच्चों को भी बताना है ताकि वो भी घर बैठे अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकें। और आपको इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक।